हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहिल और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना क्यों इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, इन्वेस्टमेंट के टाइप्स क्या है, मतलब हम अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट और इन्वेस्टमेंट को लेके मैक्सिमम लोग किस तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हम अपने पैसों से ऐसी संपत्ति या एसेट खरीदें जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने वाली है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, बैंक, एफडी एक्सेट्रा, या और भी चीज़ें हो सकती है। इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है? तो इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि समय के साथ महंगाई, जिसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो हमारे परचेसिंग पावर को कम करती है। इन्फ्लेशन की वजह से प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइस लगातार बढ़ते रहती है। इस वजह से हमें महंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज लेनी पड़ती है। इस वजह से हमारी परचेसिंग पावर कम होती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि 1 लीटर दूध खरीदने के लिए आपको 50 रुपये देने पड़ते हैं। 1 साल के बाद उतना ही दूध खरीदने के लिए अब आपको ज़्यादा रुपए देने होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से रुपए की वैल्यू कम होती है। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमें हमारे रुपए को इन्वेस्ट करना होगा, और इन्वेस्ट भी ऐसी जगह करना होगा जहां हमें इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर इन्फ्लेशन 6% चल रहा है तो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट ने 8% का रिटर्न देना चाहिए। इन्फ्लेशन के ऊपर जो रिटर्न मिलेगा उसे रियल रेट ऑफ रिटर्न कहेंगे। तो यहाँ पे रियल रेट ऑफ रिटर्न 2% रहेगा, जिससे हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट पर हमें 6% का ही रिटर्न आ रहा है तो यहाँ पर हम ना प्रॉफिट कर रहे हैं ना लॉस कर रहे हैं। और अगर हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिल रहा है तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न ले तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। दूसरा रीज़न होता है, हम सभी के लाइफ के कुछ गोल होते हैं, जैसे रिटायरमेंट हो गया। जब हम रिटायर्ड होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी हमें कंटिन्यू इनकम की ज़रूरत होती है। उसी तरह से बच्चों के एजुकेशन, बेटी की शादी या वैकेशन पे फॉरेन घूमने के लिए जाना है। इसके अलावा और भी गोल हो सकते हैं। इन सभी गोल को पूरा करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। बात करते हैं कि हम अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मीन्स इन्वेस्टमेंट के टाइप्स क्या है। तो इन्वेस्टमेंट का जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है फिक्स डिपॉजिट। हम सभी ने कभी ना कभी एफडी तो की है। एफडी करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। तो पहले बात करते हैं कि एफडी के एडवांटेजेस क्या है। तो पहला एडवांटेज होता है फिक्स रिटर्न का। इसका मतलब है कि हम जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हमें फिक्स रिटर्न मिलता है। सेकंड एडवांटेज होता है इजी लिक्विडिटी का। इसका मतलब है कि हम अपने रुपयों को कभी भी निकाल सकते हैं। तीसरा एडवांटेज है फ्लेक्सिबल टेन्योर का। हम अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने लिए टेन्योर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल एक्सेट्रा। अब एफडी में इन्वेस्ट करने के डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला डिसएडवांटेज है कि एफडी के रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज है कि अगर आप एफडी को प्री मैच्योर क्लोज करते हैं तो यहाँ पे आपको पेनल्टी लगती है। पेनल्टी 1% लगेंगी जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया है या जो इंटरेस्ट आपको मिला है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी पर्सन ने 5 साल के लिए एफडी करी, लेकिन किसी कारणवश उसने अपनी एफडी को 2 साल में ही ब्रेक कर दिया। तो इन 2 सालों में यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिला है उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको 1% की पेनल्टी लगेंगी। दूसरा जो सबसे पॉपुलर तरीका है इन्वेस्टमेंट का वो रियल एस्टेट है, जिसे हम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी के भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। तो पहले बात करेंगे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस क्या है। तो पहला एडवांटेज ये है कि जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें किसी तरह के कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को नहीं समझना पड़ता है। ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। दूसरा एडवांटेज है कि रियल एस्टेट इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेजिंग का काम करता है। रियल एस्टेट उन कुछ एसेट क्लास में है जो इन्फ्लेशन के प्रोपोर्शन में रिएक्ट करता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू और रेंटल इनकम बढ़ती है।
तीसरा एडवांटेज होता है टैक्स सेविंग का या टैक्स बेनिफिट जिसे हम बोलते हैं। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होम लोन लेके खरीद रहे हैं तो अपने पहले घर के लिए आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, जिसमें आप अंडर सेक्शन 80C में 1,50,000 और होम लोन पे आपने जो इंटरेस्ट पे किया है अंडर सेक्शन 80C के तहत 2 लाख रुपए का टैक्स सेव कर सकते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के डिसएडवांटेजेस क्या है? तो पहला डिसएडवांटेज होता है लो लिक्विडिटी का। इसका मतलब है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है अगर आप उसे मार्केट में बेचने जाओगे तो वह जल्दी या आसानी से नहीं बिकने वाली है। मान लीजिए कि किसी के पास 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और वह उस प्लॉट को मार्केट में बेचने के लिए जाता है, तो क्या वह आसानी और जल्दी से बिक जाएगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। इसे बेचने के लिए 1 महीने से लेके 1 साल तक के का समय लग सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज होता है हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। जैसे GST, स्टैम्प ड्यूटी, स्टेट और सिटी के अपने टैक्सेस होते हैं जो आपको प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पर पे करना होता है। तीसरा डिसएडवांटेज होता है लो यील्ड का। जब हम प्रॉपर्टी को रेंट से देते हैं तो उससे जो इनकम आती है तो वह कम होती है अदर एसेट क्लास के कंपैरिजन में। मान लीजिए कि किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी है और उसे वह रेंट पर देता है तो उसकी रेंटल इनकम 3.5-4% के आसपास रहेंगी, और अगर आप उसमें से टैक्सेस निकाल देते हैं तो एक्चुअल इनकम 2.5% से 3% के आसपास रहेंगी। तीसरा इन्वेस्टमेंट का टाइप है गोल्ड। गोल्ड भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टूल है। गोल्ड को अलग अलग फॉर्म में ख़रीदा जाता है, जैसे गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार, गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में इसे ख़रीदा जाता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे क्या है? पहला एडवांटेज है हाई लिक्विडिटी का। आप गोल्ड डिजिटल खरीदो या फिजिकल खरीदो, इसे बहुत आसानी से बेचा जा सकता है। दूसरा एडवांटेज होता है प्राइस स्टेबिलिटी का। जब हम गोल्ड को किसी दूसरे एसेट क्लास के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका प्राइस स्टेबल रहता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जब इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो फाइनेंशियल मार्केट, रियल एस्टेट और अदर एसेट क्लास पर रिसेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन गोल्ड के ऊपर इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तीसरा एडवांटेज होता है कि गोल्ड को किसी भी तरह के मेंटेनेंस की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए कि आज आपने गोल्ड खरीदा है तो 50 साल के बाद भी ये वैसा ही रहेगा। सोना कभी पुराना नहीं होता है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? तो पहला डिसएडवांटेज होता है नो रेगुलर इनकम। जब हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो हमें यहाँ पर किसी तरह की कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलती है। जब हम अपने रुपयों को स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें डिविडेंड और रेंटल इनकम मिलती है। दूसरा डिसएडवांटेज होता है स्टोरेज इशू का। अगर हमने फिजिकल गोल्ड खरीद के रखा है, जैसे गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार, तो इसे अगर हम घर पर रखते हैं तो इसके चोरी होने का खतरा बना रहता है। और अगर हम इसे बैंक में रखते हैं तो हर साल हमें बैंक के मेंटेनेंस चार्जेस पे करने होते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज है कि गोल्ड का जो प्राइस होता है यह इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड होता है। इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी मेजर फ्लक्चुएशन गोल्ड के प्राइस के ऊपर इफेक्ट करता है। बात करते हैं चौथे इन्वेस्टमेंट के टाइप्स की, जो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का मेन काम होता है फाइनेंशियल लॉस से हमको प्रोटेक्ट करने का या रिस्क को ट्रांसफ़र करना होता है। लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। लाइफ इंश्योरेंस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे टर्म प्लान, एंडोमेंट प्लान, मनी बैक पॉलिसी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान और भी अलग अलग प्लान होते हैं। इंश्योरेंस के एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई अर्निंग पर्सन ABC है जिसके ऊपर उसकी फैमिली डिपेंड है। कुछ समय के बाद ABC पर्सन की डेथ होती है तो उसकी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएंगी, लेकिन ABC पर्सन ने अपने लिए सफिशेंट इंश्योरेंस लेके रखा है तो उसके फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा। इमोशनल और मेंटल लॉस तो कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन फाइनेंशियल लॉस को कुछ हद तक के ज़रूर कम किया जा सकता है। दूसरा एडवांटेज है कि ये हमारी प्रेजेंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में हेल्प करता है।
तीसरा एडवांटेज होता है टैक्स बेनिफिट का। अंडर सेक्शन 80C में आप 1,50,000 रुपये तक के का टैक्स बचा सकते हैं और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 1010D में। इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने के डिसएडवांटेजेस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस के रिटर्न डिपेंड करते हैं मार्केट की कंडीशन और कंपनी के परफॉर्मेंस पर, इसलिए इसे प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। दूसरा डिसएडवांटेज होता है कि इसके रिटर्न इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पांचवें इन्वेस्टमेंट के टाइप पर, जिसे स्टॉक कहते हैं या शेयर या इक्विटी भी बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है हमारी ओनरशिप को। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी पर्सन के पास ABC कंपनी के 100 शेयर है और उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ है, तो उस कंपनी में उस पर्सन की जो ओनरशिप रहेंगी वो 0.001% रहेंगी। स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो पहला एडवांटेज होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पर्पस होता है रिटर्न कमाने का। रिटर्न आप दो तरीके से यहाँ पे कमा सकते हैं। पहला है जब स्टॉक का प्राइस बढ़ता है और दूसरा जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। दूसरा एडवांटेज होता है कि जब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ये इन्फ्लेशन को भी बीट कर देता है। अगर हमने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो डिसेंट रेट से ग्रो कर रही है तो फ्यूचर में हम इन्फ्लेशन को बहुत ही आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं। तीसरा एडवांटेज होता है हाई लिक्विडिटी का। स्टॉक या शेयर को बहुत ही आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है। डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पहला डिसएडवांटेज होता है लूज द कैपिटल। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है। अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है जो इन्वेस्टर को पसंद नहीं आ रही है तो यहाँ पे हमें हमारे कैपिटल पे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होने का चांसेस बना रहता है। दूसरा डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग का। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पहले हमें उस कंपनी के बारे में रिसर्च करनी होती है, जैसे बिजनेस मॉडल, करंट फाइनेंशियल पोजीशन, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन और भी बहुत से मैट्रिक्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तीसरा डिसएडवांटेज होता है वोलेटिलिटी का। किसी कंपनी का शेयर दिन में कई बार ऊपर नीचे होते रहता है। कई महीनों तक के स्टॉक किसी पर्टिकुलर प्राइस के आसपास ही घूमते रहता है, जिससे इन्वेस्टर अपना पेशेंस खो देता है और अपने इन्वेस्टमेंट पे लॉस कर बैठता है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के अगले टाइप्स के ऊपर, जो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक कॉमन फंड होता है जिसमें बहुत से इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट किए जाते हैं और इन कलेक्ट किए हुए पैसों को अलग अलग कंपनी के शेयर, बॉन्ड, मनी मार्केट और दूसरे एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे क्या हैं? तो पहला एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन का। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, जिससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है। दूसरा एडवांटेज होता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर का। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पहले हमें उस कंपनी के बारे में एनालिसिस करना होता है, लेकिन हम में से बहुत से लोगों के पास समय नहीं होता है कि हम रिसर्च कर सके। ये काम फंड मैनेजर और उनकी टीम करती है हमारे बिहाफ में। फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को कंटिन्यू मॉनिटर करता है, जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है उनकी जगह पे दूसरे स्टॉक को ऐड करता है। तीसरा एडवांटेज है हाई लिक्विडिटी का। इसका मतलब है कि हम T+1 में अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में से विड्रॉ कर सकते हैं। और चौथा है कन्वीनियंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो पहला डिसएडवांटेज होता है लैक ऑफ कंट्रोल का। तो जैसे कि हम सबको पता है कि म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर मैनेज करता है, तो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और किस स्टॉक से बाहर निकलना है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि म्यूचुअल फंड आपको कभी भी फिक्स रिटर्न का प्रॉमिस नहीं करते हैं। किसी साल आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल सकता है तो किसी साल हो सकता है कि आपको नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल जाए। इसलिए म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न है ये फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। और तीसरा डिसएडवांटेज होता है पास्ट परफॉर्मेंस का। किसी फंड के पास्ट रिटर्न को देखकर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। इन्वेस्टमेंट का 7th टाइप है बॉन्ड। इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये एक फंड रेस करने का तरीका है। बॉन्ड को PSU, गवर्नमेंट और कॉरपोरेट इशू करते हैं। बॉन्ड के रिटर्न इशू करने वाले पे डिपेंड करते हैं कि इसे इशू कौन कर रहा है और कितने समय के लिए इशू कर रहा है। बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों है।
तो पहले बात करते हैं कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेज होता है कि बॉन्ड आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देता है। जो इशूअर होता है वह रेगुलर इंटरवल पर फिक्स अमाउंट देते रहता है। इससे बॉन्ड इन्वेस्टर को पता होता है कि उन्हें कितना मिलेगा और कब तक के मिलेगा। दूसरा एडवांटेज है कि बॉन्ड स्टॉक के कंपैरिजन में लेस रिस्की होते हैं क्योंकि इसके रिटर्न फिक्स होते हैं। तीसरा एडवांटेज होता है कि बॉन्ड स्टॉक के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बॉन्ड प्राइस, इंटरेस्ट रेट और इशूअर की क्रेडिट वर्दीनेस के कारण फ्लक्चुएट होते रहते हैं। बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? तो पहला डिसएडवांटेज होता है कि कुछ बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के कंपैरिजन में लेस लिक्विड होते हैं, जिन्हें सेकेंडरी मार्केट में बेचने में मुश्किल आ सकती है। दूसरा डिसएडवांटेज होता है क्रेडिट रिस्क का, खासकर उन बॉन्ड में जिनकी क्रेडिट रेटिंग लो होती है, जैसे कि BB+ या उससे कम की रेटिंग के बॉन्ड में डिफ़ॉल्ट होने का खतरा बना रहता है। तीसरा डिसएडवांटेज इंटरेस्ट रेट रिस्क का होता है। बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस कम होती है, और अगर इन्वेस्टर मैच्योरिटी के पहले बॉन्ड को बेच देता है तो उसे लॉस होता है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट रिस्क हमेशा बना रहता है। इन सब के अलावा भी इन्वेस्टमेंट्स के और भी टाइप्स हैं, जैसे PPF, EPF, NPS, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस स्कीम, सुकन्या समृद्धि, स्मॉल सेविंग स्कीम एक्सेट्रा। ये सभी इन्वेस्टमेंट के टाइप हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है? तो पहले बात करते हैं सेविंग के बारे में। सेविंग मतलब आपकी इनकम में से आपके एक्सपेंसेस यानी खर्चे और आपकी EMI को माइनस करने के बाद जो बचता है उसे सेविंग कहते हैं। सेविंग करने के पीछे हमारा जो पर्पस होता है, किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, फैमिली इमरजेंसी, एक्सीडेंट या किसी भी बीमारी की वजह से हम काम पर नहीं जा रहे हैं, तो इन स्थितियों का सामना करने के लिए हमें सेविंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सेविंग आपको कम से कम 1 साल के लिए करके रखनी चाहिए। सेविंग आपको ऐसी जगह पे करके रखना चाहिए जहां से आप अपने रुपयों को आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे FD, लिक्विड म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सेविंग का, वो इमरजेंसी फंड लाइक मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, फैमिली इमरजेंसी के लिए होता है। इन्वेस्टिंग करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो गोल्स लाइक रिटायरमेंट हो गया, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज प्लानिंग हो गया, या इसके अलावा भी जो हमारे दूसरे गोल है उसके लिए होता है। टाइम हॉरिजॉन, सेविंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए की जा सकती है, इन्वेस्टिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए की जा सकती है। सेविंग कहाँ पे कर सकते हैं? तो हम FD में कर सकते हैं या लिक्विड म्यूचुअल फंड में। इन्वेस्टिंग के लिए हम इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं। की बेनिफिट्स क्या होता है सेविंग करने का? हमारा जो पैसा है वो सेफ होता है और इजीली एक्सेसिबल होता है। इन्वेस्टिंग में हम लंबे समय में इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। रिटर्न, सेविंग में रिटर्न हमें कम मिलता है या नहीं मिलता है। इन्वेस्टिंग में कंपेरेटिवली हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस होता है सेविंग और इन्वेस्टिंग में। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ कि ज़्यादातर लोगों को इन्वेस्टमेंट को लेके किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो पहला चैलेंज जो हम सभी फेस करते हैं वो है ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का होना। जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो इसके लिए हम गूगल करते हैं, तो वहाँ से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभासी होती है। कुछ हमारे फेवर में होती है तो कुछ हमारे अगेंस्ट होती है। ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का होना इन्वेस्टर को कंफ्यूज करता है। इसे हम ये बोल सकते हैं एनालिसिस क्रिएट अ पैरालिसिस। इसी वजह से इन्वेस्टर सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाता है। सेकंड चैलेंज जो इन्वेस्टर फेस करता है वो है ओवर डाइवर्सिफिकेशन का। इन्वेस्टमेंट करते समय रिस्क हमेशा बना हुआ रहता है। रिस्क से बचने के लिए हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करते हैं, लेकिन जब हम अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड कर देते हैं तो इससे हमारे रिटर्न के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी पर्सन को 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने हैं, तो इसके लिए वो 1 या 2 फंड में अपने रुपयों को इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर उन्होंने 10 या उससे ज़्यादा फंड में अपने रुपयों को इन्वेस्ट कर दिया तो इससे उनके रिटर्न के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरा चैलेंज जो इन्वेस्टर फेस करता है वो होता है टाइमिंग द मार्केट। हम में से बहुत से लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई है, जब मार्केट गिरेगा तब इन्वेस्ट करूँगा, अभी तो मार्केट और गिरेगा,
ऐसी बहुत सी मिस्टेक इन्वेस्टर करता है, तो मार्केट को टाइम करने से बेहतर है कि मार्केट को टाइम देना चाहिए। ये था पूरा वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।